हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर कपिल जैन। अभी तक मैंने आपको जो नीट यूजी के ऊपर संबंधित बहुत सारे प्रकार के वीडियोस हैं, आप ही के डिमांड के अकॉर्डिंग बना बनाकर भेजे हैं। जैसा कि नीट यूजी का रिजल्ट क्योंकि अब आ चुका है, तो बच्चों को जो अलग अलग प्रकार के कोटास अलग अलग प्रकार के मेडिकल कॉलेजेस में लगते हैं, उनके बारे में जानने की एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। और इसमें जो जनरल कैटेगरी के अलावा रिजर्व कैटेगरीज हैं, अलॉन्ग विद दैट इसमें एक स्पेशल कैटेगरी होती है एनआरआई कोटा। तो आज का ये जो वीडियो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, वो स्पेशली एनआरआई कोटा के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो अगर आप मेरे साथ लास्ट तक इस पूरे वीडियो में बने रहते हैं, तो मैं बिल्कुल आपको एश्योरेंस दे रहा हूं कि आपको एनआरआई कोटा से संबंधित एक एक इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, एनआरआई इसका मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियंस। अब जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उसके अंदर बहुत अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज आती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर क्या करने जा रहा हूं, आप इसको पहले समझो। आप ये बिलीव कर सकते हैं क्या कि अगर किसी बच्चे के 720 में से 150 नंबर आते हैं नीट के अंदर, 200 नंबर आते हैं, 250 नंबर आते हैं, 300 नंबर आते हैं, तो भी उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हमारे इंडिया के अंदर जो हैं, उसमें एनआरआई कोटा के अंदर सीट मिल जाती है ना। तो आप में से मुझे लगता है कई बच्चों को तो ये पता ही नहीं होगा। तो इसी बारे में मैं आपके साथ यहां पर डिस्कशन करने वाला हूं। तो सरकारी कॉलेजों में एनआरआई कोटा में एडमिशन कैसे मिलता है, एनआरआई कोटा में एडमिशन होता कैसे है, इसकी फीस क्या होती है, अगर हम एनआरआई कोटा के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो इसकी फीस कैसे होती है, और काउंसलिंग कब कब होगी, कैसे हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। और जो एनआरआई कोटा है उसमें एक स्पेशल कैटेगरी होती है एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स। तो इसके बारे में भी बच्चों मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। और कौन कौन से स्टेट्स में हमारे इंडिया में एनआरआई कोटा है, क्या सारे स्टेट्स के अंदर एनआरआई कोटा है, इसके ऊपर भी मैं आपके साथ यहां पे डिटेल डिस्कस करने वाला हूं। तो देखो जरा, सबसे पहले जो एनआरआई कोटा है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं। गवर्नमेंट और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस कुछ ही स्टेट्स के अंदर एनआरआई कोटा के अंदर आते हैं। मतलब एनआरआई कोटा में कुछ सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर हमारे भारत देश में कुछ स्टेट्स के अंदर यहां पे हैं। मैक्सिमम 15% एमबीबीएस जो सीट्स हैं वो एनआरआई या एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल हैं। मतलब अगर मैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज जो एनआरआई कोटा ऑफर करते हैं, तो उसमें मैक्सिमम मान लीजिए 15%, मिनिमम ये 1% से स्टार्ट हो सकता है और मैक्सिमम ये 15% 15% तक जा सकता है। मैक्सिमम स्टेट्स में, हमारे इंडिया में मैक्सिमम स्टेट्स में गवर्नमेंट कॉलेजेस में एनआरआई सीट्स नहीं हैं, एनआरआई सीट्स नहीं है। तो वो कौन कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसके अंदर एनआरआई सीट्स हैं, और कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस किस स्टेट में हैं जहां पर एनआरआई सीट्स ये ऑफर करते हैं, वो मैं आपको यहां पे सबसे पहले बताता हूं। तो देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो एनआरआई सीट्स ऑफर करते हैं वो ये सारे स्टेट्स हैं। उत्तर प्रदेश है, पौंडीचेरी है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, गुजरात है, गोवा है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है और असम है। मतलब लगभग ये 11 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के जो एनआरआई कोटा में सीट्स ऑफर करते हैं। कितनी कितनी सीट्स ऑफर करते हैं इसके बारे में भी मैं आपको आगे बता रहा हूं। और जो डीम्ड और प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो इन सभी स्टेट्स के अंदर एनआरआई कोटा के अंदर सीट ऑफर करते हैं। उत्तर प्रदेश, पौंडीचेरी, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब। आप देखिए यहां पे राजस्थान नहीं दिख रहा है एनआरआई कोटा प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, जबकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आपको यहां पे राजस्थान भी दिख रहा है। प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे ज्यादा
जो एनआरआई कोटा सीट्स हैं वो सबसे बढ़िया जो मेडिकल कॉलेजेस हैं स्टेट्स के अंदर वो है कर्नाटका स्टेट। तेलंगाना में भी अच्छे खासे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर प्राइवेट कॉलेजेस एनआरआई कोटा के अंदर सीट ऑफर करते हैं। अब एनआरआई कोटा का के लिए एलिजिबल कौन होगा, किसको ये बेनिफिट मिल सकता है, ये जानना आप सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए ये सभी को क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए एनआरआई कोटा एलिजिबिलिटी, इसको आप ऐसे समझिए कि अगर जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है उसका क्या मतलब होता है। अगर एक इंडियन सिटीजन या फॉरेन सिटीजन जो इंडिया में बॉर्न और बॉटअप हुआ है लेकिन अब वो कंप्लीटली फॉरेन में शिफ्ट हो गया है ना, जो किसी भी प्रकार के काम के लिए या अपना बिजनेस करने के लिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन 182 डेज या उससे ज्यादा दिनों के लिए बाहर किसी भी फॉरेन कंट्री में रह रहा है तो उसे हम नॉन रेजिडेंट इंडियन की कैटेगरी में रखेंगे। एनआरआई इसी को कहा जाता है। तो एक ऐसा इंडियन सिटीजन जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर का मतलब आप मान लो 24-25, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, तो इसमें अगर वो 182 डेज से ज्यादा, ऑब्वियसली इसके लिए आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, आप जिस भी कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं या फिर आपके पेरेंट्स जिस कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का काम या बिजनेस कर रहे हैं, मोर देन 182 डेज हो गए तो आप एनआरआई कोटा के अंदर आ सकते हैं। एनआरआई कोटा का बेनिफिट मिलता किन किन को है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एनआरआई कैंडिडेट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैंडिडेट्स। मतलब इंडियन ओरिजिन मतलब वो इंडिया में बॉर्न एंड बॉटअप हुए लेकिन अब जाके फॉरेन कंट्रीज में बस गए हैं, तो हम इनको भी एनआरआई कोटा का बेनिफिट दिलवा सकते हैं। एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना बच्चों आपके लिए जरूरी है। एंड फॉरेन नेशनल्स, तो इन सभी को एनआरआई कोटा का बेनिफिट मिल सकता है। अब आगे समझते हैं इन सब में डिफरेंस क्या है। देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है एनआरआई कोटा की जो सब कैटेगरीज हैं, ये बहुत समझना जरूरी है आप सभी के लिए, इसको ध्यान से समझिए। एनआरआई कैंडिडेट, इसका क्या मतलब है, एक ऐसा स्टूडेंट जो इंडिया में पैदा हुआ लेकिन उसकी पूरी पढ़ाई फॉरेन कंट्री में, क्योंकि उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स सेटल हो गए और इसलिए उसकी पूरी पढ़ाई बाहर से हुई है, हम इसको एनआरआई कैंडिडेट की कैटेगरी में रखेंगे। तो यही मैंने लिखा है, ऐसे स्टूडेंट जो इंडियन ओरिजिन से हों बट जिन्होंने अपने जितने भी एग्जाम्स हैं क्लास 9, 10, 11, 12 वो सभी बाहर से पास किए, फॉरेन कंट्री से पास किए। चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई, चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई का मतलब हो गया कि ऐसे बच्चे जो इंडिया में रह के पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं वो एनआरआई हैं, मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन है, वो बाहर काम कर रहे हैं लेकिन उनके बच्चे यहां पर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह के या पैटर्नल जो या मैटरनल जो पेरेंट्स हैं उनके साथ रह के वो इंडिया में ही बॉर्न एंड बॉटअप हुए हैं और अपनी पढ़ाई भी उन्होंने यहां पर ही कंप्लीट की है, तो हम इनको बोलते हैं चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई। फिर एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, ऐसे बच्चे एलिजिबल होंगे इसके अंदर जो पढ़ इंडिया में रहे हैं लेकिन उनके फादर या मदर के रिलेटिव्स ये फॉरेन कंट्री के अंदर रहते हैं, तो वो इस प्रकार के स्टूडेंट को एनआरआई स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं, कैंडिडेट बना सकते हैं और वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अंडर द हेडिंग ऑफ एनआरआई कोटा एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव हों उनके जो एनआरआई स्टेटस रखते हो, मतलब जो एनआरआई है लेकिन उनका रिलेशन इस बच्चे से फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव का हो, तो ये फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव क्या होते हैं वो भी मैं आपको यहां पे अभी बता देता हूं। देखिए अगर किसी स्टेट में एनआरआई कोटा है तो वहां पर किस प्रकार के कैंडिडेट को, किस प्रकार के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस या प्रायोरिटी मिलती है, तो मैंने यहां पे लिखा है एनआरआई सीट प्रायोरिटी ऑर्डर। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर किसी भी
गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर एनआरआई सीट कोटा के अंदर, तो किसको मिलेगी? ऐसे कैंडिडेट को मिलेगी जो उसी स्टेट का हो, ऑब्वियसली उसके जो पेरेंट, मतलब जो एनआरआई कैटेगरी वाली जो मैंने आपको बात करी थी, एनआरआई कैंडिडेट्स ये, या फिर चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई। तो फर्स्ट जो प्रेफरेंस है, फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, वो ऐसे एनआरआई कैंडिडेट्स को मिलेगी जो उसी स्टेट से बॉर्न एंड बॉटअप हुए हैं या उनके पेरेंट्स उसी स्टेट से बॉर्न एंड बॉटअप हुए हैं, लेकिन आज वो किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर पिछले फाइनेंशियल ईयर या उससे पहले से काम करते हुए आ रहे हैं। सेकंड जो प्रायोरिटी मिलेगी वो एनआरआई कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन वो किसी दूसरे स्टेट से भी बिलोंग कर सकते हैं। इनको भी किसी पर्टिकुलर स्टेट में जहां पर एनआरआई कोटा है वहां पर एनआरआई कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट को प्रायोरिटी मिलेगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इनको, सेकंड प्रायोरिटी इनको। अब आ जाते हैं एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, जो हमने पीछे अभी समझा। एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, उनको थर्ड या फोर्थ प्रायोरिटी पे फिर रखा जाता है। पहला उनको प्रायोरिटी दी जाती है जो होम स्टेट, मतलब एक बच्चा, जैसे मान लेते हैं कि राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या है, आंसर है वो एडमिशन लेना चाहता है, राजस्थान से ही वो बड़ा हुआ है, पढ़ाई पूरी करी है, और उसके फादर या मदर के कोई भी सगे रिश्तेदार, भाई बहन, या फिर मदर के सगे रिश्तेदार भाई बहन, वो फॉरेन कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं, तो वो जो फॉरेन कंट्रीज वाले रिश्तेदार हैं वो ऐसे कैंडिडेट को स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप का मतलब यही होता है। तो थर्ड प्रायोरिटी एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट ऑफ होम स्टेट, या फिर कोई ऐसा बच्चा जो रहता मध्य प्रदेश में है लेकिन वो राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहता है, और उस मध्य प्रदेश के बच्चे के जो फादर या मदर के रिश्तेदार हैं, सगे रिश्तेदार, वो फॉरेन कंट्रीज के अंदर सेटल हैं, वो वहां पर काम कर रहे हैं, तो वो इस प्रकार के कैंडिडेट को यहां पर क्या कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, और उसको राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर यहां पर अप्लाई करने का अंडर द कैटेगरी ऑफ एनआरआई कोटा अटेम्प्ट मिल सकता है। तो ये फोर्थ प्रायोरिटी पर आएंगे। तो ये मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया कि कौन कौन से एनआरआई कोटा के अंदर प्रायोरिटी वाले बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ एनआरआई कोटा। अब ये जो एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए क्या क्या नियम हैं, ये सभी आप सभी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और गलत डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट रेडी करवा लेते हैं, जिसके कारण एट द एंड उनको फिर इस एनआरआई कोटा सीट से बाहर कर दिया जाता है। तो देखिए, समझिए जरा, अगर मैं एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, तो जो भी स्पॉन्सर्ड करने वाला रिलेटिव है एनआरआई उस कोटा के अंदर उस कैंडिडेट को, तो वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होना चाहिए। अब ये फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव का क्या मतलब होता है? देखिए, इसको ऐसे समझिए, जो भी रियल ब्रदर या रियल सिस्टर है उस कैंडिडेट का, वो फॉरेन कंट्री में सेटल हो और वो अपने इस कैंडिडेट को, अपने इस रियल ब्रदर या सिस्टर को इंडिया के अंदर एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट की कैटेगरी में स्पॉन्सर कर सकता है। या फिर जो भी बच्चा है जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, उसके फादर का रियल ब्रदर या सिस्टर, मतलब फादर का जो रियल ब्रदर या सिस्टर है, मतलब कैंडिडेट का चाचा या बुआ, ये एनआरआई मतलब फॉरेन कंट्रीज के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसे रिलेटिव कैंडिडेट को स्पॉन्सर कर सकते हैं। या फिर कैंडिडेट की मदर का रियल ब्रदर या सिस्टर, मतलब जो कैंडिडेट है उसका क्या हो गया, मामा या मौसी, मतलब जो भी बच्चा इस कैटेगरी के अंदर आना चाहता है, अगर उसके सगे मामा या मौसी बाहर किसी फॉरेन कंट्री में सेटल हैं, तो फिर वो इस कैंडिडेट को स्पॉन्सर सीट के ऊपर क्या कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं। या फिर कैंडिडेट के फादर मतलब दादाजी, या फादर के मदर, तो मतलब कुल मिलाकर हो गया ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, मतलब दादा और दादी स्पॉन्सर कर सकते हैं।
या फिर कैंडिडेट के मदर, ऑब्वियसली मदर के फादर या मदर, मतलब जो कैंडिडेट की मम्मी है उसके फादर या मदर, जिनको अपन मैटरनल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंड मदर बोल सकते हैं, मतलब नाना या नानी, ये स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो सभी ये नोट करते जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पैटर्नल या मैटरनल कजिन्स की, मतलब चचेरे या ममेरे भाई बहन की, इनके अलावा किसी और प्रकार के रिलेशन में कैंडिडेट को स्पॉन्सर नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या समझा आपने कि जो भी कैंडिडेट इस कोटा के अंदर एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट बनना चाहता है तो कौन कौन उनको स्पॉन्सर कर सकता है, ये मैं आपको एक बार क्विक वापस बता देता हूं कि कैंडिडेट का जो रियल ब्रदर या सिस्टर है वो फॉरेन कंट्री में हो, कैंडिडेट के फादर का रियल जो ब्रदर या सिस्टर है वो फॉरेन कंट्री में हो, मतलब कैंडिडेट का वो चाचा या बुआ हो गया। ऐसे कैंडिडेट की जो मदर है उनके जो रियल ब्रदर या सिस्टर है, मतलब वो कैंडिडेट का मामा या मौसी हो गई, या कैंडिडेट के फादर का जो फादर या मदर है, मतलब ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर हो गए, दादा या दादी, या कैंडिडेट के मदर के फादर या मदर, मतलब जो आप बोल सकते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंड मदर, या फिर कजिन्स जिसमें चचेरे या ममेरे भाई या बहन। केवल यही किसी भी कैंडिडेट को जो इंडिया में बॉर्न एंड बॉट अप हुआ है लेकिन इनके ये रिलेटिव फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, ये एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट के ऊपर कैंडिडेट को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सभी को क्लियर हो गया। इसके अलावा और किसी प्रकार का कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलने वाला है। अब आप अगर इन सभी कैटेगरीज के अंदर एनआरआई हैं आप, या एनआरआई कैंडिडेट हैं आप, या फिर एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं आप, अगर आप इन सभी कैटेगरीज के अंदर फिट बैठते हैं तो फिर आप कैसे एनआरआई कोटा के लिए क्लेम करेंगे। तो आपने अगर नीट यूजी के समय जब जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, आपका नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, तो डेफिनेटली उसके अंदर आपने जब एनटीए की साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, उसमें अगर आपने पहले ही एनआरआई वाले कोटा के ऊपर क्लिक किया था, मतलब जनरल कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, ऐसे ही एनआरआई वाला कोटा होता है, अगर आपने वहां पर ऑलरेडी क्लिक किया था तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं एनआरआई कोटा के लिए। तो ये सबसे पहला पॉइंट था। लेकिन अगर आपने उस समय एनआरआई कोटा में क्लिक नहीं किया तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब आपकी एमसीसी की काउंसलिंग होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑल इंडिया लेवल पर फाइट करना चाह रहे हैं तो काउंसलिंग मतलब एमसीसी कराएगी। तो एमसीसी जब काउंसलिंग स्टार्ट करेगा तब आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा और आपने जो कैटेगरी वहां पर इंडियन कैटेगरी भरी होगी अलॉन्ग विद योर जनरल एससी एसटी कैटेगरी, आप उसको स्विच कर सकते हैं एनआरआई कैटेगरी के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, इसमें अगर किसी बच्चे ने अभी इंडियन कैटेगरी भर रखी है और अब आपको पता चल रहा है कि भाई सर मैं तो एनआरआई कैटेगरी के लिए वैलिड हूं, मैं एप्लीकेबल हूं, तो डेफिनेटली आप स्विच कर सकते हैं इंडियन से एनआरआई के अंदर। लेकिन इसके लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। अगर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भी आप बिल्कुल वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ एनआरआई कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो दो प्रकार की काउंसलिंग होगी, एक तो जो एमसीसी कराएगा ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग फॉर मेडिकल कॉलेजेस, फॉर डेंटल मेडिकल कॉलेजेस, और एक जो आपके पर्टिकुलर स्टेट्स हैं उनकी भी अलग काउंसलिंग होगी। ये सबको आपको अभी तक पता होगा। तो मैं समझ रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया कि हम कैसे कैसे एनआरआई जो कोटा है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया होगा। अब एनआरआई डॉक्यूमेंट्स, तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स का ही पूरा खेल है। कई बच्चे क्योंकि उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशंस नहीं होती तो इसलिए वो इस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ या तो गलत डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं या उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते, और जब वो सारी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर चुके होते हैं और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है तो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होने के कारण वो बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने बहुत जरूरी हैं। इसके लिए
आपकी जो 10th और 12th क्लास की मार्कशीट है, अगर आप इंडिया में बॉर्न और बॉटअप हुए हैं तो डेफिनेटली यहां पर जो भी स्कूल से आपने स्कूलिंग किया है वहां पे 10th और 12th क्लास की जो मार्कशीट है, 11th क्लास की मार्कशीट है, आपका पासिंग सर्टिफिकेट, आपको 12th क्लास की मार्कशीट तो मिलती है, उसके साथ 12th क्लास का एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जो स्कूल मैनेजमेंट स्कूल अथॉरिटी प्रोवाइड करवाती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और अगर आप फॉरेन कंट्री से पढ़े हैं तो डेफिनेटली उस केस में आपका लगेगा AIU सर्टिफिकेट, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। मतलब जितनी भी फॉरेन कंट्रीज के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको AIU सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप फॉरेन नेशनल्स हैं या फॉरेन कंट्री से ही आप वहां पे बड़े हुए हैं लेकिन आप इंडिया के किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर एंट्रेंस लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है। अब फी पेमेंट, ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात यहां पर आएगी कि आपको फीस का पेमेंट करना कैसे है, मोड क्या होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप NRI कोटा में एडमिशन ले रहे हैं तो कई जो कॉलेजेस हैं वो $, मतलब USD, इस फॉर्मेट में आपसे पैसा ले लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो इंडियन रुपीस में आपसे मनी एक्सेप्ट कर लेते हैं, फीस एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं या फिर ऐसे पेरेंट्स या ऐसे बच्चे जो बाहर ही पढ़ रहे हैं लेकिन इंडिया के कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो एक नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट भी होता है, NRE अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। अगर ये आपके पास है तो फिर आपके लिए जो ट्रांजैक्शन फीस का होगा वो करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप फॉरेन कंट्री में ही रह रहे हैं, जो पहली कैटेगरी मैंने आपको बताई थी NRI कैंडिडेट, है ना, तो ये आपके लिए फिर अकाउंट बहुत अच्छा हो जाएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब NRI सीट्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली अगर मैं बात करता हूं गवर्नमेंट सीट्स की, तो देखिए ये सब कैटेगरीज हैं जिसके अंदर NRI सीट्स ऑफर करते हैं कॉलेजेस। 15% जो ऑल इंडिया सीट्स हैं वो ऑफर करते हैं, स्टेट कोटा गवर्नमेंट सीट्स, और जैसा मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट एंड डीम्ड सीट्स, NRI सीट्स ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड कॉलेजेस। मतलब इतनी प्रकार की सीट्स हैं जो NRI कोटा के अंदर आती हैं। और मैंने आपको कॉलेजेस पहले ही बता दिए कि कौन कौन से स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आपको NRI सीट्स ऑफर होती हैं और कौन कौन से आपको स्टेट्स के अंदर डीम्ड और प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर NRI सीट्स ऑफर होती हैं। अब आपके पास पॉकेट में कितना पैसा होना चाहिए, बजट की बात आती है कि अगर आप पीछे मैंने जितनी भी कंडीशंस आपको बताई उसमें से अगर आप किसी भी कंडीशन में फिट बैठ रहे हैं और आपके पॉकेट में इतना पैसा है, ऑब्वियसली पॉकेट में इतना पैसा होता ही है अगर आप उनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर फिट बैठ रहे हैं, NRI कैंडिडेट हैं, NRI स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं, तो पैसा होता ही है। तो कितना पैसा आपको लगभग लगेगा, तो देखिए अगर आप प्राइवेट या डीम्ड कॉलेजेस में जा रहे हैं तो इंडियन रुपीस में मिनिमम 90 लाख से मान लीजिए शुरू होगा अमाउंट, और ये 2 करोड़ तक जा सकता है। 90 लाख से शुरू होगा और ये 2 करोड़ तक जा सकता है। ये मैं आपको जो 5 इयर्स का पूरा कोर्स होता है MBBS का, मैं उसका अमाउंट आपको बता रहा हूं। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर NRI कोटा में सीट लेते हैं तो फिर 62 लाख से ये अमाउंट शुरू होगा लगभग, और ये आपका 1 से 1.25 करोड़ तक जा सकता है ना, 1.25 ये करोड़ जा सकता है। तो 62 लाख से आपके पास अगर ज्यादा अमाउंट का पैसा है, आपके पॉकेट में पैसा है, तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी अंडर द हेडिंग ऑफ NRI कोटा एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो अपने इंडिया में अलग अलग कॉलेजेस हैं उसमें NRI कोटा में कितनी सीट्स हैं। तो देखिए जैसे अगर मैं एम्स की बात करता हूं जो सबसे टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स या फिर AFMC, एम्स के अंदर NRI कोटा में 7 सीट्स हैं, AFMC पुणे में 5 सीट्स हैं, और ऑब्वियसली ये रिजर्व हैं फॉरेन नेशनल्स के लिए। और ये आपको मैं बता दूं, हियर NRI स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। मतलब आपको अगर आप केवल NRI कैंडिडेट हैं और फॉरेन नेशनल्स हैं आप, तो ही आपको यहां पर सीट मिलेगी। अगर आप NRI स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं तो फिर आपको यहां पर सीट नहीं मिलने वाली है। ओके,
जिपमर नो सीट्स, एएमयू अलीगढ़ यहां पर 5 एनआरआई सीट्स और लगभग आपको यूएस डॉलर में 1 लाख रुपए लगेंगे। ये मैं आपको 5 साल की बता रहा हूं, आप इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हियर एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल। तो यहां पर आपको जो एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं। तो जब आप एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें या अपने स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, किसी अच्छे जानकार से पहले आप पूरा जो पोर्टल के ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है अंडर द हेडिंग ऑफ एनआरआई कोटा, उसको ढंग से समझ लें। उसी के बाद फिर अपनी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर कोटा के अंदर भरें और अप्लाई करें। ठीक है, ये देखिए जो मैंने आपको बताए थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जहां पर एनआरआई कोटा सीट्स हैं, मैं वन बाय वन आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। मैंने आपको बताए थे 11 स्टेट्स हैं इन विच एनआरआई कोटा सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। देखिए गोवा, इसके अंदर यूएस डॉलर में आपको 5 साल के अंदर 50,000 रुपए लगेंगे। एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है और यहां पर एनआरआई सीट 2 हैं। चंडीगढ़, आपको लगभग 1,10,000 रुपए लगेंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस एक ही है, यहां पर एनआरआई सीट्स 9 हैं। पंजाब, ये इस साल 2025 के लिए हो सकता है कि 1-2 सीट 3-4 सीट का इजाफा हो जाए, फीस में कुछ इजाफा हो जाए। ये मैंने लास्ट ईयर का डेटा ले रखा है स्टूडेंट। ठीक है, पंजाब यूएस डॉलर में 1,10,000 लगेंगे, जिसमें जब आप उस कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे 60,000 रुपए आपको लगेंगे। ये यूएस डॉलर हैं, है ना। 25,000 यूएस डॉलर आपको फिर सेकंड जो आपका ईयर होगा, फिर 25,000 आपका थर्ड ईयर होगा, उसके अंदर आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। कई बार कॉलेजेस ये ऑफर कर देते हैं कि आप वन टाइम कंप्लीट पेमेंट कर दीजिए, वो आपकी चॉइस होगी, या फिर वो नेगोशिएशन पर भी हो सकता है। टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस पंजाब में 4 हैं, एनआरआई सीट्स 64 हैं। और देखिए ये मैंने लिखा हुआ है प्राइवेट कॉलेज में भी यहां पर क्या है, एनआरआई सीट्स हैं, लगभग 30 सीट्स 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यहां पर हैं। गुजरात, यूएस डॉलर में 99,000 यूएस डॉलर लगेंगे। नो सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बट इन 16 सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहां पर सीट है। और देखिए 421 सीट है, मतलब अच्छी खासी सीट यहां पर है, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं है। हम अगर स्टार्टिंग में देखें जो हमने यहां पर देखा था, उसमें देखिए मैंने गुजरात को लिखा हुआ भी नहीं है। ये देखिए ये यहां तो ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के कारण मैंने वहां पर मेंशन बस कर रखा है कि जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर यहां पर सीट्स हैं। एकदम प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको यहां पर सीट देखने को नहीं मिलेगी। स्टेट्स फॉर एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, और देख लीजिए राजस्थान, इसमें आपको लगभग 1,56,280 यूएस डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो 21 हैं। राजस्थान में देखिए कितने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो एनआरआई सीट के अंदर, एनआरआई कोटा के अंदर सीट ऑफर करते हैं। और देखिए लगभग 381 एनआरआई सीट्स हैं। हरियाणा, यूएस डॉलर 75,000, गवर्नमेंट कॉलेजेस 6, एनआरआई सीट्स 21। हिमाचल प्रदेश, यूएस डॉलर 75,000, गवर्नमेंट कॉलेजेस 6, एनआरआई सीट्स 20। आंध्र प्रदेश, यहां पर 20 लाख, ये इंडियन रुपीस के अंदर पर एनम फीस है इंडियन रुपीस में। तो ऑब्वियसली अगर 5 साल की देखेंगे तो लगभग 1 करोड़ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस 5 है, एनआरआई सीट्स 118 है। पौंडीचेरी, यूएस डॉलर 1,25,000, टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस 1, एनआरआई सीट्स 22। आसाम, यूएस डॉलर 1 लाख, टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस 12, एनआरआई सीट्स 88। और अरुणाचल प्रदेश, यूएस डॉलर 1 लाख, टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस 1 और एनआरआई सीट्स 2। तो देखिए अगर यहां पर सब में देखें तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा 21 गवर्नमेंट कॉलेजेस एनआरआई कोटा में सीट ऑफर कर रहे हैं। तो बच्चों अगर आपको किसी भी प्रकार से, जो आपको मैंने बताया कि एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट वाली कैटेगरी मिल जाती है, तो बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर राजस्थान के अंदर रहकर पढ़ सकते हैं।
इसके लिए मैंने आपको बताया प्रायोरिटी होम स्टेट वाले कैंडिडेट को मिलेगी, उसके बाद फिर एनआरआई कैंडिडेट जो अदर स्टेट वाला है, उसके बाद फिर आप अगर एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं तो होम स्टेट के हैं तो फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी, और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन चांसेस बहुत अच्छे हैं, आप यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रह के पढ़ाई कर सकते हैं। 1,56,280 US डॉलर खर्च हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में तो पढ़ने का मौका मिल ही रहा है। तो ये मैंने आप सभी स्टूडेंट को देखिए पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया है रिगार्डिंग एनआरआई कोटा। तो सबसे पहले इसकी एक बार ढंग से थॉरो स्टडी कर लो, एक एक जो मैंने आपको स्लाइड्स बताई हैं उसको वापस ढंग से देख लो, और अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी आपको आती है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके अगर उस प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर मुझे आता होगा मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर बताऊंगा। और अगर आप में से कोई व्यूअर पहले बार मेरे इस चैनल केमिस्ट्री बाय जैन सर के ऊपर आया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लो। आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं मैं आगे भी प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, तब तक के लिए सेफ रहो, टेक केयर, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहो। बाय बाय।